क्या है? मैंने बोला ना मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। अगर मेरी शक्ल से भी नफरत है तो शादी क्यों की मुझसे? मैंने प्रीति को हमेशा यही जताया कि वो मेरे लायक नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि मैं उसके लायक नहीं था। और एक दिन प्रीति को मेरी सच्चाई पता चली तो वो घर छोड़ के चली गई। नहीं नहीं सर, ये सब झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। शांति जी, ये बात आपके बेटे ने खुद हमें बताई है, लेकिन आपसे सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी बहू को सिर्फ इसलिए वापस लाना चाहती थी ना क्योंकि उसके पास आपके 12 लाख के गहने थे? नहीं सर, गहनों की लालच तो मुझे कभी नहीं रही। मैं तो सिर्फ अपनी बहू को अपने साथ अपने घर लाना चाहती थी, इसीलिए उसे मनाने की हर कोशिश कर रही थी सर। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा ही। मनीष से शादी होना प्रीति के साथ हुआ वो छलावा था जिसका दोष भी प्रीति के सर मढ़ दिया गया। पति को छोड़कर अकेले रहने का साहस तो प्रीति ने दिखाया, लेकिन प्रीति से अलग रहने को भी प्रीति के चरित्र में खोट मान लिया गया। और उसके साथ हुए रेप ने प्रीति की मनस्थिति इतनी दयनीय बना दी थी कि वो अपने अपराधी के खिलाफ बोलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन क्या प्रीति रेप केस रेनू मर्डर केस से अलग था, या फिर प्रीति और रेनू का अपराधी कोई एक ही था? यह अभी साफ होना बाकी था। ठीक है सर, प्रीति और रेनू जिस फ्लैट में रेंट पे रहते थे, पता चला है वो फ्लैट गिरवी रखा हुआ है। 3 साल पहले उस फ्लैट के ओनर शैलेश और पुष्पा ने बैंक से 20 लाख रुपए लोन लिया था और पिछले 1 साल से उन्होंने उस लोन की कोई भी किस्त नहीं भरी है। लेकिन उस फ्लैट के गिरवी होने का रेनू के मर्डर और प्रीति के रेप से क्या कनेक्शन हो सकता है सर, क्योंकि प्रीति और रेनू का गायब होने के अगले ही दिन उन्होंने बैंक में 4 लाख रुपए जमा करवाए थे। अगर वो उस समय बैंक में पैसा जमा नहीं करवाते तो बैंक उन्हें फ्लैट ऑक्शन का नोटिस भेज देती। तो तुम्हें ये लगता है कि प्रीति के गहनों के 12 लाख और उन 4 लाख का कोई कनेक्शन है? सर, मान लिया कि उन्होंने प्रीति और रेनू के मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवाई थी, लेकिन हो सकता है इसमें उनकी कोई चाल हो, उनकी नीयत में खोट हो। अगर ऐसा लगता है तो इस एंगल को इन्वेस्टिगेट करो, देखो क्या सामने आता है। ओके सर। जब रेनू और प्रीति के फ्लैट ओनर शैलेश और पुष्पा को इन्वेस्टिगेट किया गया तो पुलिस का शक सही साबित हुआ। अपनी बहन के अकाउंट से अपने अकाउंट में सिर्फ 5 लाख ट्रांसफर किए और इन 5 लाख में से तुमने 4 लाख से अपने गिरवी फ्लैट की EMI चुकाई। और तो और तुम दोनों की फोन लोकेशंस प्रीति की फोन लोकेशन से मैच करती हैं। जब प्रीति का फोन बंद हुआ तुम दोनों गोपाल पट्टी में ही थे। अब कुछ भी छुपाने का फायदा नहीं है, बोलो बोलो। सर गिरवी फ्लैट छुड़ाना तो दूर, हमारे पास तो रेनू और प्रीति का डिपॉजिट वापस करने के लिए भी पैसा नहीं था सर। पर सर मुझे पता चला था कि प्रीति के पास बहुत गहने हैं, और जब गायतोंडे ने फ्लैट खाली करने को बोला तो हमें लगा कि हम प्रीति को ठग सकते हैं नया फ्लैट दिखाने के बहाने। और हमने एक साइड पर से एक फ्लैट का प्रिंट आउट निकाला और प्रीति को दिखाया। प्रीति बेटा, गोपाल पट्टी में ये मेरे दोस्त का फ्लैट है। बाहर वालों से 40 मांग रहा है, मैं तुझे 35 में दिलवा दूंगा। लेकिन अंकल मेरे गहने भी बेचकर सिर्फ 12-13 लाख आएंगे मेरे हाथ में। अरे बेटा, बाकी का पैसा तेरे अंकल लोन से दिलवा देंगे। हमने एडवांस के नाम पर उससे 12 लाख रुपए कैश ले लिया था। फिर वो रोज हमसे फ्लैट देखने के लिए बोलने लगी। हम उसे टाल नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने उसे गोपाल पट्टी आने के लिए बोला। अब अगर किसी से कहा ना कि तूने हमें 12 लाख दिए हैं तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, समझी? बाद में पता चला कि 2 दिन से उनका फ्लैट भी बंद था और उन दोनों लड़कियों के नंबर भी बंद आ रहे थे। हमें लगा कि कहीं प्रीति ने सुसाइड ना कर लिया हो, इसलिए उनकी मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवाई। प्रीति को तो 12 लाख के लिए ब्लैकमेल किया, और रेनू, उसे क्यों मारा? नहीं सर, रेनू को हमने नहीं मारा सर। शिंदे, जब तक ये सच ना बोले अच्छे से सेवा करो इनकी। बहुत जोर देने के बावजूद भी शैलेश और पुष्पा अपने बयान पर कायम रहे। अगर उन्होंने रेनू को नहीं मारा तो किसने मारा था, ये जानने के लिए पुलिस अब प्रीति से नए सिरे से पूछताछ कर रही थी। मैं बहुत डर गई थी सर। मुझे लगा कि अगर मेरा वीडियो अपलोड हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। पहले से ही इतनी बदनाम थी मैं। हमने सुना कि कैरेक्टर रेनू का खराब था, उसके कई अफेयर्स थे। हाँ सर, लेकिन वो जैसे भी थी दिल की बुरी नहीं थी। उसने हमेशा मेरी मदद की
लेकिन उसकी वजह से तुम्हें सोसाइटी में बदनामी भी तो मिली। देख रेनू, मैं तुझे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब लोग मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं ना, तब मुझसे सहन नहीं होता। दुनिया वालों की बात एक कान से सुनकर ना दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। तू जैसे सोचती है वैसे मैं नहीं सोच पाती। तो तू क्या चाहती है? अपने पति के पास वापस जाना चाहती है? बदनाम होके रहने से तो बेहतर ही है कि मैं घुट घुट के जी लूं। रेनू मेरी इस बात से नाराज थी, लेकिन हम दोनों के बीच में सुलह हो गई थी। अगर तुम्हारी उससे सुलह हो गई थी तो फिर झगड़ा किसका था जो उसका मर्डर कर दे? हाँ सर, मैंने ही रेनू को मारा है, क्योंकि उसी के बहकावे में आके मेरी बहू मेरे घर वापस नहीं आना चाहती थी। लेकिन सर, मैं वहाँ उसे मारने नहीं गई थी, मैं तो वहाँ उसे विनती करने गई थी, उसे समझाने गई थी। रेनू, रेनू, रेनू बेटा, आप यहाँ? देख बेटा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहू को वापस मेरे पास भेज दे। जब प्रीति आपके साथ नहीं रहना चाहती है, आप क्यों जबरदस्ती करती है उसके साथ? छोड़िए उसे उसके हाल पर। तो अब मैं समझ गई कि तूने ही उसे रोक रखा है। तू अपने आप को दोस्त कहती है, अरे दोस्त तो वो होते हैं जो अपने दोस्तों का घर जोड़ते हैं, और तू उसके पति से तू अलग कर रही है। काहे का पति? आपको पता भी है आपका बेटा तो मर्द तक नहीं है, नामर्द है। वो बना दिया उसे प्रीति का पति। उसने मेरे बेटे को नाम। मुझे नहीं पता था कि रेनू मेरे बेटे के बारे में जो भी बोल रही है वो सच बोल रही है। मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि मेरे बेटे और बहू खुश रहे, लेकिन अपनी ही तकदीर फूटी थी सर। सच कड़वा ही होता है शांति जी। बेहतर यही होता कि गुस्से में आकर किसी की जान लेने की बजाय आप सच का कड़वा घूंट पी जाती। प्रीति और मनीष का रिश्ता शांति की नजर का वो क्षितिज था जिसे वो दूर से जुड़ता हुआ तो देखती थी, लेकिन इस हकीकत से अनजान थी कि उनका रिश्ता उन दो समानांतर रेखाओं की तरह था जिनकी दूरी वो कभी खत्म नहीं कर पाएगी। कभी कभी नजर के भ्रम को भी सच मान लिया जाता है, लेकिन अपने इस भ्रम को गलत नजरिया देना एक ऐसी भूल है जिसका खामियाजा व्यक्ति विशेष तो भुगतता ही है, लेकिन दोषी वो समाज भी बन जाता है जिसका प्रतिनिधित्व करने वाले कभी कभी भले को बुरे की संज्ञा देकर उसे बदनाम कर देते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। अचानक मीटिंग क्यों बुला ली गातोंडे जी ने? क्यों बुलाया? ये गातोंडे साहब ना परेशान करके रखे हुए। चलो इसी बहाने कम से कम प्रीति जी का घंटी बजाने के लिए मिलेगा। हेलो प्रीति मैडम। क्या चाहिए? हम तो देने आए गातोंडे साहब की अर्जी। 12 बजे बुलाएं सबको, नीचे आ जाइएगा। ये गायतोंडे समझता क्या अपने आपको? बैचलर है, कोई टेररिस्ट नहीं, और ऐसे कैसे निकाल देगा? अरे गायतोंडे का ऑर्डर टाटा कोर्ट से भयानक होता है। लगता है बोरी बिस्तर बांधने का वक्त आ गया। चल आजा। नमस्कार। आजकल हमारी सोसाइटी में जो अभद्रता चल रही है उसे रोकने के लिए सोसाइटी मेंबर्स ने डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद किसी भी बैचलर भाड़ोत्री को अलाउ नहीं किया जाएगा। 30 दिन के अंदर अंदर
सब बैचलर भाड़ोत्री को रूम खाली करना पड़ेगा। माना कि हम सभी अपने परिवार के साथ वहीं रहना चाहेंगे जहां के आसपास का माहौल सभ्य और शांतिपूर्ण हो, लेकिन किसी के व्यक्तित्व को परखने के लिए क्या आप पहले ये जानेंगे कि वो इंसान बैचलर है या शादीशुदा? शायद नहीं। तो फिर ये कैसे मान लिया जाता है कि बैचलर इंसान शादीशुदा के मुकाबले गैर जिम्मेदार होता है? ये केस एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाली दो सिंगल लड़कियों रेनू और प्रीति की एक ऐसी आपबीती से जुड़ा है जिन्हें उस सोसाइटी में रहने वाले बाकी बैचलर्स के साथ 1 महीने में फ्लैट खाली करने का नोटिस मिला था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इन आशियाना ढूंढने वालों की उम्मीदों का छप्पर भी गिर गया। सर, रितु पैराडाइज में हमारे 2 फ्लैट हैं। एक में हम खुद रहते हैं और दूसरा हमने इन दोनों लड़कियों रेनू और प्रीति को भाड़े पे दे रखा है। सर, अब सोसाइटी ने एक नया रूल बना दिया है कि किसी भी बैचलर को सोसाइटी में फ्लैट भाड़े पे नहीं दिया जाएगा। और सर, इसलिए 15 दिन पहले हमने इन दोनों लड़कियों को 30 दिन के अंदर फ्लैट खाली करने के लिए बोल दिया। लेकिन अब पिछले 2 दिन से इन दोनों के फ़ोन बंद आ रहे हैं। सर, हमें तो लगता है कि वो फ्लैट खाली करके चली गई हैं और डिपॉजिट का 1 लाख रुपए भी नहीं लिया उन्होंने। लेकिन अगर उन्होंने फ्लैट खाली किया होगा तो उनके किसी पड़ोसी या बिल्डिंग के वॉचमैन ने तो देखा होगा। आपने कंफर्म किया कि उन्होंने फ्लैट खाली किया भी है या नहीं? नहीं सर, किसी ने भी उन्हें फ्लैट खाली करते हुए नहीं देखा है। और सर, हमें फिक्र इस बात की हो रही है कि अगर उन्होंने फ्लैट खाली नहीं किया है तो वो पिछले 2 दिन से कहाँ गायब हैं? उनके फ़ोन क्यों बंद है? आपके पास उनके घर वालों का नंबर भी तो होगा, उनसे पूछा आपने? सर, एग्रीमेंट रेनू के नाम से है और उसका नेटिव एड्रेस नासिक का है, लेकिन उसमें किसी भी फैमिली वाले का नंबर नहीं है। और सर, जिस कॉल सेंटर में ये दोनों लड़कियां काम करती हैं वहाँ प्रीति ने मेरा नंबर एज ए लोकल गार्जियन दे रखा है। वहाँ से मुझे फ़ोन भी आया था और उन्होंने मुझे बताया कि ये दोनों लड़कियाँ बिना इन्फॉर्म किए 2 दिन से ऑफिस भी नहीं आ रही हैं। आप दोनों लड़कियों का नंबर और बाकी जो भी डिटेल्स हैं आप लिखवा दीजिए, हम देखते हैं। शिंदे आइए। शिंदे, अगर लड़कियों ने फ्लैट खाली किया होता तो अपना 1 लाख का डिपॉजिट छोड़ के नहीं जाती। और कोई तो बात होगी जो दोनों के नंबर ऑफ है। दोनों लड़कियों के नंबर की लास्ट लोकेशन निकालो और एक बार इनकी सोसाइटी होके आते हैं, क्योंकि ओनर की बात को एक बार कंफर्म करना भी जरूरी है। सर, हाँ गैतोंडे साहब, सोसाइटी में पुलिस आई है। पिछले 2 दिन के अखबार। शिंदे, ये प्रीति और रेनू इसी फ्लैट में रहते हैं ना? जी सर। अभी कहाँ हैं दोनों? सर, मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन इस फ्लैट के मालिक ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, शायद उन्हें पता हो। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ? आप कौन? मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी अविनाश गायतोंडे। सर, हमने तो 30 दिन की मोहलत दी थी उनको। अब वो जल्दी फ्लैट खाली करके चली गई तो अच्छा ही है। बट आर यू श्योर कि उन्होंने फ्लैट खाली कर दिया है? आपने देखा उन्हें फ्लैट खाली करते हुए? सर, मुझे तो फ्लैट के ओनर पुष्पा जी और शैलेश जी ने बताया। गायतोंडे साहब, हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन ना तो वो हमें फ्लैट की चाबी देकर गई हैं और ना ही अपना डिपॉजिट लेके। अब इसमें सोसाइटी क्या कर सकती है? इसीलिए इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है और हमने सुना है कि वो फ्लैट खाली करने का नोटिस आपकी वजह से ही गया। सर, हमने नोटिस सिर्फ उनको ही नहीं, सारे बैचलर भाड़ोत्री को दिए थे। हाँ, ये प्रीति जो थी वो ज्यादा कुछ अय्याश थी मतलब? अब वो नहीं है? सर, आप बोले हुए को क्यों पकड़ रहे हो? अब प्रीति थी या है, उससे सोसाइटी को क्या लेना देना? लेकिन उसके कैरेक्टर से लेना देना है। आपने कहा कि प्रीति अय्याश थी, क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि सिगरेट पीना, शराब पीना, लड़केबाजी करना, सारे शौक रखती थी वो। प्रीति आपके लिए अय्याश थी और रेनू, वो कैसी थी? वो तो सीधी सादी थी बेचारी, यूं समझ लीजिए कि गेहूं के साथ गुण भी पिस गया। सर, अगर आपको प्रीति के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो करण से बात कर लीजिए। करण कौन? एक और अय्याश बैचलर। आपको प्रीति और करण के किस्से ये बब्बन बताएगा। बब्बन, बता इनको। साहब, वो करण का लफड़ा चालू था प्रीति मैडम से, हमेशा उसके फ्लैट में ही घुसा रहता था। सर, वो गायतोंडे जी है ना, वो मुझे और प्रीति को लेके हमेशा कोई ना कोई रूमर फैलाते रहते हैं। लेकिन तुम तो प्रीति के फ्लैट में जाते थे ना? हाँ सर, जाता था, लेकिन वो सिर्फ मेरी नॉर्मल एक फ्रेंड थी, कोई अफेयर नहीं था मेरा उसके साथ। और सर, वैसे भी प्रीति मैरिड है। क्या?
प्रीति मैरिड है? जी सर, प्रीति ने बताया था कि वो अपने पति से अलग हो गई थी। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं बताया। सर मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसके हस्बैंड ने उसे धोखा दिया था। कैसा धोखा? सर ये सब तो नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई दर्द ज़रूर था जिसमें हमेशा वो घुटती रहती थी। ऊपर से सर उसे सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि वो रेनू भी। अच्छा, वो और रेनू अभी हो कहाँ सकते हैं? उसका मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन हाँ प्रीति और रेनू की कभी नहीं बनती थी। और सर रेनू से मेरा कोई लेना देना नहीं। प्रीति का चरित्र जितना पेचीदा नजर आ रहा था उतना ही रहस्यपूर्ण उसका अतीत भी था। हालांकि गुमशुदा रेनू भी थी, लेकिन जो गुमशुदा बदनाम होता है उसकी गुमशुदगी को अक्सर किसी अपराध से जोड़कर जरूर देखा जाता है। लेकिन प्रीति और रेनू की गुमशुदगी किस अपराध से जुड़ी थी, ये अभी तक रहस्य बना हुआ था। नासिक का एड्रेस है और ये इसके ऑफिस आईडी की फोटोकॉपी। अच्छा, गायतोंडे साहब ने जो प्रीति के बारे में बताया उसमें कितनी सच्चाई है? सर रेणु और प्रीति में हमें कोई बुराई नजर नहीं आई और गायतुंडे जी के नजरिए पे हमें विश्वास नहीं। उन्हीं के कारण तो सारे बैचलर्स को सोसाइटी में से निकलना पड़ रहा है सर। शिंदे, रेनू के इस नासिक वाले एड्रेस का रजिस्टर्ड फोन नंबर निकालो और इन दोनों लड़कियों के ऑफिस जाओ। हो सकता है वहां से प्रीति के पति और उसके पेरेंट्स का एड्रेस भी मिल जाए। सर। गैतोंडे साहब क्या है? बराबर बोले थे ना। ठीक है जाओ। नहीं हम तो ठीक है, आप तो ठीक है ना? क्यों? क्या बकवास कर रहा है तू? बब्बन बकवास भी शांत पत्ती से करता है, ध्यान रखिएगा थोड़ा। बहुत वफादार हैं हम आपके। सर, पता चला है कि रेनू का फोन 3 दिन पहले 5 अगस्त को हिंजेवाड़ी में रात 1 बजे बंद हुआ था और उसके करीब 9 घंटे बाद प्रीति का फोन अगले दिन सुबह 10 बजे गोपालपट्टी में बंद हुआ। रेनू का फोन बंद हुआ रात को 1 बजे और प्रीति का अगले दिन सुबह 10 बजे। अब ये दोनों एक साथ ही गायब हुई या अलग अलग? सर, उनके कॉल सेंटर से पता चला है कि दोनों की शिफ्ट टाइमिंग अलग से शाम 4 बजे तक। प्रीति के ऑफिस से उसके पति या उसके किसी रिश्तेदार का फोन नंबर या एड्रेस मिला? नहीं सर, लेकिन ये पता चला है कि प्रीति को 6 महीने पहले रेनू ने जॉब पे लगवाया था, जबकि रेनू वहाँ 2 साल से काम कर रही थी। इनका कॉल सेंटर कहाँ है? सर मुकुंदवाड़ी में। और सर हिंजेवाड़ी जहाँ रेनू का फोन बंद हुआ था वो इलाका उसके घर और ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है। और सर ये भी पता चला है कि रेनू पहले कॉल सेंटर की गाड़ी से घर जाती थी, लेकिन पिछले 1 महीने से उसने कॉल सेंटर की गाड़ी से घर जाना छोड़ दिया था। वो खुद से घर जाती थी। सर, हिंजवाड़ी पुलिस को कल शाम एक लड़की की लाश मिली थी। उसकी फोटो रेनू से मारा गया और फिर इसे मारने के बाद इसकी बॉडी को नाले के पास डंप कर दिया गया। हिंजेवाड़ी पुलिस से कहो कि उस पत्थर की फोरेंसिक और इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हमसे शेयर करें। ओके सर। सर, रेनू के नासिक वाले एड्रेस पे उसकी माँ का फोन नंबर रजिस्टर्ड है। दामले ने उन्हें पुणे आने के लिए बोल दिया है। लेकिन शिंदे, हमें प्रीति के गायब होने वाला चक्कर भी समझना होगा। सर, जिस रात रेनू का फोन बंद हुआ, प्रीति की फोन लोकेशन रेनू की फोन लोकेशन और क्राइम लोकेशन से मैच नहीं करती है। प्रीति का फोन 5 अगस्त की शाम से 6 अगस्त की सुबह 9 बजे तक उनके अपार्टमेंट रीतु पैराडाइज में एक्टिव था। लेकिन सुबह 10 बजे उसका फोन गोपालपट्टी में बंद क्यों हुआ, जबकि सुबह 8 बजे वो अपने कॉल सेंटर में होती है और उस दिन वो कॉल सेंटर गई भी नहीं। ये इत्तेफाक नहीं है शिंदे। प्रीति के गायब होने का कनेक्शन रेनू के मर्डर से हो सकता है। पुणे की ऋतु पैराडाइज हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट नंबर 303 में रहने वाली रेनू की हत्या होना और उसकी रूममेट प्रीति का अचानक गायब हो जाना ये शक खड़ा कर रहा था कि क्या प्रीति रेनू की हत्या करके फरार थी। अगर ऐसा था तो फिर प्रीति अब कहां थी, ये जानने के लिए पुलिस प्रीति तक पहुंचने के हर संभव प्रयास कर रही थी और इन्वेस्टिगेशन की इसी कड़ी में प्रीति के चरित्र से जुड़े नए अध्याय सामने आने वाले थे। पूरा घर चेक करो, देखो प्रीति के पति है उसके नेटिव एड्रेस के बारे में कुछ पता चले। सर, अमित सर। सर, सर ये देखिए, खाली बियर की बोतल और कॉन्डोम के यूज पैकेट्स। लेकिन जितनी अय्याश वो प्रीति थी उतने तो प्रीति थी मतलब? सर, गायतोंडे ने बोला था कि प्रीति बहुत अय्याश है। हो सकता है उसका अंदाजा सही हो।
लेकिन समझना ही होगा शिंदे कि इन सब चीज़ों का रेनू के मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है? और प्रीति के गायब होने का क्या चक्कर है? क्या वाकई में प्रीति का रेनू के मर्डर में कोई हाथ है, या फिर प्रीति के साथ भी वही कुछ हुआ जो रेनू ने फेस किया? अगर मान लें कि प्रीति रेनू का मर्डर करके फरार है, तो हमें इस मर्डर के पीछे का मोटिव भी समझना होगा। एक काम करते हैं, प्रीति और रेनू के बारे में पूरी सोसाइटी में पूछताछ करते हैं। तुम गोपालपट्टी में जहाँ से प्रीति का फ़ोन बंद हुआ था, वहाँ से प्रीति के बारे में पता लगाने की कोशिश करो, और प्रीति के कॉल रिकॉर्ड चेक करना, उसमें कोई गोपालपट्टी का नंबर रजिस्टर्ड है क्या? ओके सर। सर ये देखिए, अंदर प्रीति का ऑफिस आईडी मिले और साथ में कुछ फोटोज मिले। ये तो किसी खाली फ्लैट की पिक्चर्स हैं। कोई खाली फ्लैट की पिक्चर्स प्रिंट करवा के क्यों रखेगा? और अगर प्रीति का आई कार्ड यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 अगस्त को प्रीति घर से ऑफिस के लिए नहीं निकली थी। प्रीति एक्यूज थी या विक्टिम, ये फिलहाल रहस्य था। लेकिन प्रीति तक पहुंचने के लिए पुलिस एक तरफ गोपालपट्टी में उसकी लीड तलाश रही थी, तो वहीं सोसाइटी में प्रीति और रेनू के आपसी रिश्ते को भी समझा जा रहा था। सर, कुछ दिन पहले रेनू और प्रीति की बहुत लड़ाई हो रही थी, यहाँ तक कि दोनों के चिल्लाने की आवाजें सुनी थी मैंने। सर, मैं तो दोनों से ही दूर रहती थी, और खास करके उस प्रीति से। वो मुझे फूटी आग भी नहीं भाती थी। ऐसा क्यों? वो लड़की बहुत अय्याश थी, यहाँ तक कि वो मेरे पति को भी अपने जाल में फांसने की कोशिश कर रही थी। सर, दोनों लड़कियां काफी फ्रैंक थी और घर से निकलते वक्त अक्सर हाय हेलो हो जाती थी। लेकिन तुम्हारी बीवी तो कुछ और ही कर रही है। सर, पूरी सोसाइटी प्रीति को कैरेक्टरलेस समझती थी, शायद इसीलिए उसे गलतफहमी हो गई थी। तो तुम्हें प्रीति कैरेक्टरलेस नहीं लगती? आई एम नॉट श्योर सर, और वैसे भी उसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता, लेकिन करण और उमार अक्सर उसके घर आते जाते थे। करण और उमार? करण से तो हम मिले हैं, उमार कौन है? करण का रूममेट सर। सर, मैं तो कभी कभी करण के साथ ही वहाँ चला जाता था। वो लोग भी अकेले रहते थे और हम भी। सर, इसीलिए एक दूसरे की कंपनी शेयर कर लेते थे। किस तरह की कंपनी शेयर करते थे? बस सर, ऐसे ही गायतोंडे जी हम बैचलर से बहुत चिढ़ते थे सर, यही सब हम मिलकर शेयर करते थे। देख लेना, ये गायतोंडे सोसाइटी में बैचलर्स को रहने नहीं देगा। मैंने सुना सारे फ्लैट ओनर से पर्सनली मिलके कोई नया रूल लाने वाला है। सर, फिर थोड़े दिन में रूल सामने आ गए, इसकी वजह से हम लोगों को 12 दिन में ये फ्लैट खाली करना, और अभी तक नया फ्लैट भी नहीं मिला। फ्लैट तो प्रीति और रेनू को भी खाली करना था। उन्होंने कोई दूसरा फ्लैट देख रखा था? सर, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। सर, मुझे तो ये खुद समझ में नहीं आ रहा कि रेनू के मर्डर और प्रीति के गायब होने का क्या चक्कर है। क्या प्रीति के आंसू उसके द्वारा किए गए अपराध के पश्चाताप से जुड़े हुए थे, या फिर उसकी पीड़ा का रहस्य कुछ और ही था? लेकिन जब रेनू की मां पुलिस से मिली, तब वो रेनू की हत्या के लिए प्रीति को ही कोस रही थी। रेनू मेरा इकलौता सहारा थी। मैंने उसे हमेशा कहा कि प्रीति के चक्कर में मत पड़, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। प्रीति के बारे में क्या जानती हैं? बस इतना जानती हूँ कि प्रीति के पति ने उसे छोड़ दिया था। प्रीति के पति को जानती हैं?
नहीं, बल्कि मैं तो प्रीति से भी कभी नहीं मिली। 6 महीने पहले रेनू ने फोन करके बताया कि वो और प्रीति दोनों साथ में रह रहे हैं। गैतोंडे साहब, अरे गैतोंडे साहब, गैतोंडे साहब, गैतोंडे साहब, क्या है? आपको पता है हिंजेवाड़ी में रेनू का लाश मिला। सारी सोसाइटी को पता चल चुका है तो सोसाइटी के सेक्रेटरी को पता नहीं होगा क्या? आप तो उड़ते हुए चिड़िया का पर गिन लेते हैं, आपको तो पहले से ही पता होगा सर। ये फाइल डीआईजी साहब के ऑफिस भिजवा देना। सर, प्रीति के कॉल रिकॉर्ड में गोपाल पट्टी से रिलेटेड तो कोई भी नंबर नहीं मिला, लेकिन उसके फोन पर एक शांति मालवनकर नाम की औरत के अक्सर फोन आते थे। प्रीति का सरनेम भी मालवनकर है। वो ना हो ये शांति मालवनकर उसकी कोई रिश्तेदार है। कहाँ रहती है? सर, पुणे की है और बनवाड़ी के एड्रेस पर उसका फोन नंबर रजिस्टर्ड है। आप शांति मालवनकर? जी जी सर, प्रीति हमारी बहू है। हमने सुना है प्रीति को उसके पति ने छोड़ दिया था। नहीं सर, बल्कि वो मनीष से नाराज होकर खुद ही घर छोड़ के चली गई। प्रीति मेरी बात सुन बेटा, बेटा ऐसे घर छोड़ के मत जा। देख मुझे बताइए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आई, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ठीक कर पाएंगी। प्रीति, प्रीति। मनीष, ऐसा क्या हुआ था तुम दोनों के बीच कि तुम्हें छोड़ के चली गई? सर अब मैं क्या बोलूँ, उसको मेरी हर चीज़ से प्रॉब्लम थी, हर छोटी छोटी बात को तूल देती थी। वो आप लोगों को छोड़ के चली गई, लेकिन शांति जी आप फिर भी उसको फोन करती थी? जी सर, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि वो सारी पुरानी बातों को भूल करके घर वापस आ जाए, इसीलिए मैं उसे कॉल किया करती थी। लेकिन 3 दिन से तो उसका फोन बंद है और हमें उसकी दोस्त रेनू जिसके साथ वो रहती थी उसकी लाश मिली है। क्या उसकी दोस्त मर गई? जी, और हमें शक है कि प्रीति ही उसका मर्डर करके फरार है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी प्रीति ऐसा नहीं कर सकती। अरे वो किसी को मारना तो दूर, किसी का दिल तक नहीं दुखा सकती है। शांति जी, हमने तो सुना है कि आपकी बहू प्रीति शराब सिगरेट सब पीती थी और जहां वो अपनी दोस्त रेनू के साथ रहती थी वहां और भी कई चीजों के लिए बदनाम है। सुना माँ, कैसी है वो और आप उसे वापस लाना चाहती हैं? सर हमारी शादी में माँ ने लगभग 12 लाख के गहने चढ़ाए थे और जिस दिन वो गई सारे लेके चली गई। सर, मनीष 12 लाख के गहनों की बात कर रहा था, लेकिन जब हमने प्रीति का फ्लैट सर्च किया तब हमें वहां पर कोई भी गहने नहीं मिले। तो हो सकता है प्रीति के ही हाथों रेनू का मर्डर हो गया हो और प्रीति वहां से अपना सब कुछ लेकर भाग गई हो। प्रीति का डिवोर्स नहीं हुआ था, लेकिन वो अपने पति से अलग रह रही थी। प्रीति का पति को छोड़ना, ससुराल द्वारा दिए गए गहनों के साथ वहां से चले जाना और जहां वो रह रही थी वहां उसके चरित्र पर उठे सवालों का रेनू की हत्या से क्या कनेक्शन था, यह अब भी साफ नहीं था। और जब पुलिस ने रेनू और प्रीति के ऑफिस में पूछताछ की तो रेनू और प्रीति की आपसी अनबन की कोई वजह सामने नहीं आई। लेकिन रेनू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद रेनू मर्डर केस के नए समीकरण जोड़ने की कोशिश की जाने लगी। ये रेनू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत सर पे हुए वार की वजह से हुई और उसकी हत्या 4 अगस्त की रात 1 बजे के आसपास ही हुई जब उसका फोन बंद हुआ। रेनू उस रात 12 बजे कॉल सेंटर से निकली थी। इससे पहले वो कॉल सेंटर की गाड़ी से अपने घर जाती थी, लेकिन फिलहाल वो कॉल सेंटर की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। तो पता करो शिंदे, अगर वो कॉल सेंटर की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही थी तो इतनी रात को अपने घर जाती कैसे थी? क्योंकि ये बात तो तय है कि उसकी हत्या कॉल सेंटर से घर जाते समय ही हुई है। ओके सर। सर, रेनू और प्रीति जिस बिल्डिंग में रहते थे वहाँ का वॉचमैन बबन आया, आपको कुछ बताना चाहता है। बुलाओ। नमस्ते साहब। बोल बबन। हमको लगता है कि रेनू मैडम के मौत से ये गायतोंडे साहब का कुछ ना कुछ तो लेना देना है। मतलब? रेनू मैडम रोज रात को 1 सवा 1 बजे बिल्डिंग में आती थी, लेकिन गायतोंडे साहब रोज रात को तब तक रुकते थे जब तक रेनू मैडम आ नहीं जाती थी। और जिस दिन रेनू मैडम गायब हुई है ना, उस दिन वो घर पे थे ही नहीं। सुबह 4 बजे आए कहीं बाहर से। उस दिन सुबह 4 बजे मैं शिरडी से वापस आया था, लेकिन ये सब पूछकर आप जानना क्या चाहते हो? यही कि कहीं रेनू के मर्डर में आपका कोई हाथ तो नहीं है? लगता है आपको बबन ने भड़काया ऐसे, क्योंकि मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है ना। अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है ना। चल निकल यहाँ से, निकल निकल। आज के बाद दिखना नहीं सोसाइटी में, नौकरी गई तेरी। सर, मुझे रात को नींद नहीं आती, इसलिए मैं वॉक करता रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी पोती की उम्र की लड़की को बुरी नजर से देखूं।
ये बमन के दिमाग में तो कचरा भरा हुआ है सर। उसे भी मेरे बारे में यही लगता था, इसलिए मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। इस गायतोंडे के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और इसकी एलिबाई चेक करो और इस बब्बन पर नजर रखना। ओके सर।